प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत फर्स्ट बुक है उसमें चैप्टर तीसरा चल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हमने 2 वीडियो बढ़ा दिया है। एक वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है और दूसरा हमने भूकंप के बारे में बताया है। उसमें आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं अब आगे प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ, ताकि नोट भी बनाऊँ, आप लोगों को नोट न बनाना पड़े, आप मेरे ही नोट को स्टडी करें। क्योंकि जो नोट तैयार करते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो कई बुकों से मिला करके बनाया जाता है और आप लोगों को बताया जाता है। तो देखिए, इसमें हम शुरू करेंगे ज्वालामुखी वोल्कानो। ज्वालामुखी भूपटल पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया भी था कि जो ऊपरी परत होती है जिसको भूपटल या भूपर्पटी या अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, जो 34 से 100 किलोमीटर तक होता है। अगर नहीं पढ़े हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला वीडियो तो आई बटन को क्लिक करके पढ़ लें, ताकि ये पाठ आसानी से समझ में आए। तो ज्वालामुखी भूपटल पर पाए जाने वाले वे छिद्र हैं जिनसे भूगर्भ के गर्म तरल पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलते हैं। इसका मतलब कि भूपटल पर पाए जाने वाले वे छिद्र के द्वारा भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से गर्म तरल पदार्थ, देखिए गर्म तरल पदार्थ को भूगोल की भाषा में मैग्मा कहा जाता है। वो जब बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, उसे ही हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये परिभाषा मॉक हाउस के अनुसार है। तो उम्मीद है कि परिभाषा याद हो गया होगा कि भूगर्भ के गर्म तरल पदार्थ उद्गार के रूप में जो बाहर निकलते हैं उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए, ज्वालामुखी का निर्माण जब पृथ्वी के अंदर से होता क्या है कि जैसे मान लो पृथ्वी है और इस तरह से अंदर से गर्म पदार्थ निकलता है। तो जब अंदर से गर्म पदार्थ निकलता है, जिसको हमने अभी कहा कि मैग्मा कहा जाता है, और ये जब मैग्मा बाहर आता है तो ठंडा होता है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ याद कर लो कि जब पृथ्वी के अंदर गर्म पदार्थ जो है उसे हम कहते हैं मैग्मा, और जैसे ही ये मैग्मा बाहर आता है, भूपटल से ऊपर आता है और ठंडा होता है, उसे हम लावा कहते हैं। तो लावा और मैग्मा में बस केवल अंदर और बाहर का अंतर है कि जब गर्म पदार्थ तरल अवस्था में अंदर है, भूपटल के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, भूगर्भ में है, तो उसे हम कहेंगे मैग्मा, और जैसे ही बाहर आ जाएगा उसे हम कहेंगे लावा। तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो गर्म पदार्थ बाहर आकर ठंडे हो जाते हैं, और ज्वालामुखी छिद्र से भी बताया हमने, चारों इकट्ठे होते रहते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ ऊंचा होकर के त्रिकोणनुमा त्रिभुज के आकार का पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। इसे ही हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। भाई, जब मैग्मा बाहर आकर के ठंडा होता रहेगा, उसके ऊपर मैग्मा गिरता रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, पर्वत जैसा ऊंचा संरचना हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। और जो ज्वालामुखी पर्वत के ऊपरी सिरे पर जो मैंने कीप जैसी संरचना, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, कटोरे जैसी संरचना जो दिख रहा है, उसको भूगोल की भाषा में वीवर या क्रेटर कहा जाता है। हमारा ये चीज लाइन लिखने का यही उद्देश्य ही है कि ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, वीवर या क्रेटर। मतलब जो छेद होता है जिससे लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। और उसी छेद से, उसी वीवर या क्रेटर से जो निकलने वाली पिघली हुई गर्म तरल चट्टान जो है, बाहर आने के बाद ठंडा होने पर क्या बनता है, लावा बनता है। अब आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्वालामुखी स्थल आकृतियाँ। मतलब ज्वालामुखी के बाद जो स्थल की आकृतियों का निर्माण होता है उसे ही हम ज्वालामुखी स्थल आकृतियाँ कहते हैं। भाई, ज्वालामुखी के बाद तरह तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं,
वो स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, वो संरचनाएं दो तरह की होती हैं। एक होती हैं अंतर्वेदी स्थल आकृतियाँ और दूसरा होता है बाह्य स्थल आकृतियाँ। अंतर्वेदी स्थल आकृतियाँ जो है ये ज्वालामुखी से जो निकला लावा है या मैग्मा जो बाहर निकलता है वो भूपटल के बाहर नहीं निकल पाता, वो भूपटल के नीचे ही जम जाता है। तो इससे जो संरचनाएं बनती हैं, जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं अंतर्वेदी आकृतियाँ। ध्यान से फिर समझिए, रटने से काम नहीं चलेगा। जो ज्वालामुखी से बनने वाली स्थल आकृतियाँ हैं वो दो तरह की होती हैं, अंतर्वेदी और बाह्य। अंतर्वेदी का मतलब यह है कि ज्वालामुखी से जब लावा निकलना शुरू होता है, लावा ज्वालामुखी से बाहर आने पर लावा बोलते हैं, अंदर मैग्मा। तो यहाँ तो मैग्मा ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर निकलने वाला था वो बाहर ना निकल करके भूपटल के अंदर ही, भूगर्भ में ही जम गया, तो उससे ढेर सारी आकृतियों का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं अंतर्वेदी स्थल आकृतियाँ। अब हम आते हैं अंतर्वेदी स्थल आकृतियों में, एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो रटने से याद नहीं होगा। पहला है बैथोलिथ, नाम भी टेढ़ा है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। बैथोलिथ, BATHOLITHS। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड, देखिए मैग्मा जो अंदर गर्म तरल पदार्थ है, वो अलग बात है कि उस गर्म तरल पदार्थ में कंकड़ पत्थर है, राख है, धातुएं हैं, लोहा है, ढेर सारी मिट्टी है, लेकिन सबको मिला करके जो तरल पदार्थ के रूप में उसे मैग्मा कहते हैं। तो जब मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक विशाल काय गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। तो यहाँ समझने का प्रयास करिए कि जब अंदर से मैग्मा बाहर निकलने को हुआ, किसी कारण से मैग्मा बाहर नहीं निकल पाया और भूपटल के अधिक गहराई में, भाई नीचे 100 किलोमीटर तक भूपर्पटी है, और भूपर्पटी की अधिक गहराई में ये ठंडा हो गया, बाहर नहीं निकला, ये भूपटल के अंदर ही ठंडा हो गया। और ठंडा होने के बाद इसकी संरचना बनी, बहुत बड़ा गुंबद के आकार में विकसित हो गया। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें ही बैथोलिथ कहा जाता है। यहाँ तो आप ये जानो कि जो मतलब मैग्मा ठंडा होता है वो ग्रेनाइट चट्टान ही बनता है उससे। एक जनरल आइडिया आप याद कर लो कि मैग्मा अगर ठंडा हुआ अंदर या बाहर तो उससे ग्रेनाइट चट्टान का ही निर्माण होता है। तो अभी आपको ये बताया गया कि मैग्मा बाहर नहीं निकला बल्कि भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही वो ठंडा हो गया और एक बहुत बड़ा विशालकाय गुंबद का निर्माण हो गया। इसे ही गुंबद जो बनता है इसी को ही बैथोलिथ कहा जाता है। और बैथोलिथ क्या है? अरे मैग्मा भंडार का या मैग्मा का जमा हुआ भाग ही तो है। तो बैथोलिथ हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देखो बैथोलिथ जो है अंदर पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर तो जमा होता है, लेकिन कभी कभी ऊपर अनाच्छादन के क्रिया के द्वारा ऊपरी परत हटता जाता है और जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं ऊपरी भूक्षरण के द्वारा, अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा, ये गुंबद जो बना हुआ था वो ऊपर से दिखाई देने लगता है और ये इतना बड़ा दिखाई देता है ग्रेनाइट चट्टान का जो बना होता है कि इसे हम बैथोलिथ कहते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा भी देख लें। देखो ध्यान से, अगर बैथोलिथ की बात करें तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और इसमें मैग्मा को बाहर निकलना था लेकिन निकला नहीं। देखो ये जो है अंदर ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है या ये जो दिख रहा है, ये बहुत बड़ा ग्रेनाइट चट्टान का भंडार, ठंडा हो गया है मैग्मा और ये गुंबद जैसा दिख रहा है। गुंबद नुकीला नहीं है, ये ध्यान रखना है, नुकीला नहीं है, लेकिन पृथ्वी के अंदर काफ़ी गहराई पर है, तो इसे ही बैथोलिथ कहा जाता है। तो बैथोलिथ अब हमें उम्मीद है कि याद हो जाएगा आसानी से। अंदर जो है विशाल गुंबद के आकार में ठंडा हो जाता है मैग्मा, तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। अब आते हैं लेकोलिथ। यह गुंबद का लघु जमाव होता है जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली के नीचे जुड़ा होता है। यह भी गुंबद जैसा ही होता है, लेकिन ये गुंबद छोटा होता है, बैथोलिथ की अपेक्षा छोटा होता है
और इनका तल जो है, ऊपरी जो तल है वो समतल होगा, चिकना होगा। और एक और विशेषता होती है कि नीचे जो है पाइप रूपी वाहक नली से दिखाई देता है। अब जैसे अभी हम देखते हैं लेकोलिथ का, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, लेकोलिथ का चित्र है। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये चिकना गुंबद जैसा तो दिख रहा है, लेकिन यह जो है मतलब तिकोना नहीं है। और ये जो नीचे एक पाइप जैसी संरचना से जुड़ा हुआ है, जो इसकी मुख्य विशेषता है, और ऊपर समतल है। तो लेकोलिथ का मेन पहचान ये है कि ऊपर समतल होता है और ये नीचे पाइप जैसी संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं लेकोलिथ। तीसरा है लेपोलिथ। लेपोलिथ ऊपर उठते लावे का कुछ भाग जब क्षैतिज दिशा में तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ। भाई लावा इतना तो सब जान जाओगे, लावा को या मैग्मा जो है वो बाहर नहीं निकल रहा है। अगर बड़ा गुंबद बन गया तो बैथोलिथ, छोटा गुंबद बन गया नीचे नली से जुड़ा हुआ तो लेकोलिथ। और अगर वो जो मैग्मा है वो क्षैतिज दिशा में मतलब दाएं बाएं फैल गया, वो लिक्विड तो होता है, ये फैल करके और तस्तरी जैसा संरचना बना दे तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ का चित्र देख लीजिए। लेपोलिथ, ये लेपोलिथ का चित्र है। देखिए इसमें तस्तरी काले वाले पोर्शन को देखिए, ये जो है क्षैतिज अवस्था में फैल गया मैग्मा और तस्तरी जैसी संरचना बना दिया, जिसको हम कहते हैं लेपोलिथ। अब चौथा है फेकोलिथ। कई बार अंतर्वेदी चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति, उठे भाग व अभिनति, धंसे भाग के तल में लावे का जमा हो जाता है, अतः यह परतनुमा लहरदार नुमा आकृति फेकोलिथ कहलाती है। इसको आप पहले इस प्रकार समझें कि देखिए लहरदार या परतनुमा, इस तरह से इसे वलित पर्वत जैसे होता है, इसी तरह से धरातल के अंदर भी होता है, जिन्हें हम अंतर्वेदी चट्टान भी कहते हैं। ये मोड़दार अवस्था में है। और इसमें ध्यान दो, जो ऊपर उठे वाले ये जितने भी भाग हैं, इसी को कहा जाता है अपनति। अपनति उठे वाले भाग को। और जो ये नीचे धंसे वाले भाग हैं, इनको कहा जाता है अभिनति। अभिनति इसीलिए हमने कोष्ठ में लिख दिया है कि अपनति मतलब उठे भाग और धंसे हुए जो भाग हैं उन्हें अभिनति। इन उठे भाग पर ध्यान दो, उठे भाग पर और नीचे धंसे भाग पर अगर मैग्मा जम जाए, मैग्मा ठंडा हो जाए, तो इस प्रकार मैग्मा के अपनत में और अभिनत में जो जमाव होता है उसे ही फेकोलिथ कहते हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखो फेकोलिथ का चित्र ये दिखाया गया है लहरेदार। इस तरह से अगर मैग्मा ठंडा होकर जमा हो जाए, नीचे जो है वो अभिनति, ढाल को अभिनति बोलते हैं, ऊपर वाले को अपनति बोलते हैं। तो इस तरह से अगर मैग्मा का जमा हो जाए उसे हम कहते हैं फेकोलिथ। पांचवा है सील या सीट। अंतर्वेदी चट्टानों, जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है वो ठंडा होते वक्त जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें चल रहा है। अंतर्वेदी चट्टानों का क्षैतिज तल में चादर के रूप में ठंडा होना। जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर क्षैतिज तल का मतलब इस तरह से एक चादर के रूप में अगर ठंडा हो गया, उसे सील या सीट कहते हैं। सील या सीट कहते हैं। अगर कम मोटाई का वो चादर है तो उसे बोलेंगे सीट, और अगर अधिक मोटाई का सीट है उसे बोलेंगे सील। फिर समझिए, अगर मैग्मा चादर के रूप में ठंडा हो जाए धरातली चट्टानों के अंदर, अंतर्वेदी चट्टान जो उनमें, तो उन्हें चादर नाम से ही देखो, चादर जैसी स्ट्रक्चर बने तो सील या सीट कहते हैं। अगर ये चादर पतला है तो बोलेंगे सीट, और अगर ये चादर मोटा है तो इसे बोलेंगे सील। चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो काला वाला पोर्शन चादर जैसी संरचना बनी हुई है, तो ये सील या सीट कहा जाएगा।
ये मोटा है इसलिए सील हो गया, और अगर ये पतला होता और तो इसे जो है हम पतले वाले को सीट और मोटे वाले को सील कहते हैं। छठा है डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में लंबवत या लगभग समकोण बनाते हुए एक दीवार की भांति जम जाए तो इनको डाइक कहते हैं। अरे भाई, दरार अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं उनमें अगर दरार है और लावा मीन्स मैग्मा जब बाहर निकलने का प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकला उन दरारों में, अब धरातल से क्या होगा, समकोण लेवल में होगा। भाई इस तरह से अगर दरार है और इसमें जो है मैग्मा ठंडा हो गया तो ये क्या हो गया, धरातल के लेवल में समकोण स्थिति, ये धरातल है अगर तो समकोण स्थिति में हो गया। दीवार की भांति अगर ये जम जाए मैग्मा तो इसी को डाइक कहते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में क्षेत्र में यह आकृति बहुतायत से पाई जाती है। डाइक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यह है, देखिए यहाँ दरार था, दरार में काला वाला पोर्शन जो है मैग्मा ठंडा हो गया और ये दीवार की भांति खड़ा है सीधे 90 अंश के कोण पर। ऊपर अगर धरातल है तो 90 अंश के कोण पर ये दीवार तैयार है। इसको भूगोल की भाषा में डाइक कहा जाता है। तो हमें उम्मीद है कि अंतर्वेदी स्थलाकृतियाँ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो है बाह्य आकृतियाँ, नाम से ही लग रहा है कि जब लावा का जमाव भूपटल के बाहर होता है तो इससे निम्नलिखित आकृतियों का निर्माण होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो मैग्मा के अंदर जमाव के कारण बनने वाली स्थलाकृतियाँ था। अब हम लोग जो मैग्मा बाहर आ जाएगा जिसे हम लावा कहेंगे, लावा के जमाव से जो भूपटल पर आकृतियाँ बन रही हैं वो 4 तरह का हमने लिखा है इसमें। पहला है ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी शंकु का मतलब है कि जब मैग्मा बाहर आकर के गिरता रहता है तो त्रिभुजाकार पर्वत जैसी संरचना बन जाती है जिसको हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। क्रेटर, ये भी पढ़ाया अभी थोड़ी देर में पहले कि जो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत का जो ऊपरी छेद होता है जिससे मैग्मा बाहर निकलता है या निकला हुआ था, वो कीप जैसी या कटोरी जैसी जो संरचना होती है उसे वीवर या क्रेटर कहते हैं। तीसरा काल्डेरा बहुत महत्वपूर्ण है। काल्डेरा को हम ज्वालामुखी कुंड भी कहते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ये इतने अधिक विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंस गर्त, मतलब लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं, इन्हें ही काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। आप समझो कि जब मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा के बाहर निकलने से जो ठंडा होकर के बनता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही छिद्र फटता है और ज्वालामुखी के जो अंदर की गर्म तरल पदार्थ है मैग्मा, वो इतना फोर्सेबल होता है कि बाहर गिरने के बाद जब वो गिरता है तो ऊंचा न बनने के बजाय वो गड्ढा बना देता है, इतना फोर्सेबल होता है। अर्थात जो मैग्मा है वो गिरने से वहाँ गड्ढा बन जाता है और उसी गड्ढे को ही कहा जाता है काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड। लावा का पठार भी बनता है। देखिए स्ट्रक्चर याद रखिए, जो समुद्र तल पर है, समतल है, उसे मैदान कहेंगे। और मैदान के बाद 500 मीटर से अधिक ऊंचा अगर है तो उसे हम पहाड़ कहेंगे। 500 मीटर का पैमाना है। 500 मीटर से अगर ऊंचा जगह है तो उसे हम पहाड़ कहेंगे, पर्वत कहेंगे। और पहाड़ और मैदान के बीच में, मतलब मैदान से ऊंचा हो और पहाड़ से नीचा हो और मेज जैसी सपाट हो, ऊपरी तल समतल हो, शंकु न हो, उसे हम पठार कहते हैं। तो लावा से कभी कभी पठार की भी संरचना बन जाती है जिसे हम लावा का पठार कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ वो अंतर्वेदीय स्थलाकृतियाँ हों या बाह्य स्थलाकृतियाँ हों, समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया है तो उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।